डिस्कस किया था। और देखो, आपके बुक में एनसीईआरटी के 11th के बुक में अननेसेसरी कुछ बात लिखा है जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी लिखा है। अब लिखा है तो हमें तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में अगर कोई भी बात है तो इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू लर्न दैट। तो देखो क्या लिखा है, अननेसेसरी बात सुन लो। फर्स्ट यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है, ये सब प्राइमरी स्ट्रक्चर का। देखो यहाँ से चलो शुरू करते हैं। और प्रोटीन इमेज ये है, देखो सी एन देखो क्या लिख रहा है, एनसी लिख लो, इसके नीचे डायग्राम बनाने के नीचे लिख लो। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, द लेफ्ट इन रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड राइट इन रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमाइनो एसिड। समझ में आया? कौन सा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो लिख लो प्रोटीन, ये बनाने के बाद लिख लो सम, हेडिंग देना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और उसमें सबसे पहला पॉइंट, ये डायग्राम बनाइए और पॉइंट नंबर 1 लिखिए। अ प्रोटीन इमेजिन्ड एज ए लाइन द लेफ्ट in represented by n terminal and the right end represented by C terminal। अब इसके नीचे एक बात मैं लिख रहा हूं जो कि इंजाइम में लिखा हुआ है, लेकिन यहीं लिखना वो जरूरी है। ऑल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। बाद में वो सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी में चेंज होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर है और प्राइमरी स्ट्रक्चर से, प्लीज लिसन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन सकता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कई तरह के हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कई तरह के हैं। सम सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में गिव राइज में, ऐसे लिख लेना इसको भी, गिव राइज टर्शियरी स्ट्रक्चर। असेंबली ऑफ सम टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब देखो फिर असेंबली, सारे नहीं, असेंबली ऑफ सम टर्शियरी स्ट्रक्चर गिव राइज विच क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। तो सवाल ये पैदा होता है, जनता क्या कहते हैं, जवाब चाहती है कि क्यों नहीं सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी बनाते हैं, क्यों नहीं सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी बनाते हैं, क्यों नहीं प्राइमरी स्ट्रक्चर में सारे अल्फा हेलिक्स ही बनाते हैं, क्यों नहीं सारे बीटा प्लीटेड सीट ही बनाते हैं, क्यों नहीं सारे
कोलाजन हेलिक्स ही बनाते हैं। अलग अलग क्यों बनाते हैं? अब क्या लगता है कि खाली यही 3 सेकेंडरी स्ट्रक्चर है? नहीं, ये 3 हमारे बुक में हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के और भी फॉर्म्स होते हैं, लेकिन मेनली ये 3 फॉर्म होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, सीट एंड कोलाजन हेलिक्स। तो सवाल ये होता है कि सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स ही बनाता है? कहा है कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर कोलाजन हेलिक्स बनाता है, क्यों कुछ बीटा हेलिक्स बनाता है? तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसा क्या चीज है जो डिटरमाइन करता है कि क्या बनेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा सेकेंडरी बनेगा, उस सेकेंडरी से फर्दर टर्शियरी बनेगा कि नहीं बनेगा, टर्शियरी का असेंबली होकर क्वाटरनरी बनेगा कि नहीं? अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन वाई गिव राइज हीमोग्लोबिन नॉट अदर। गामा ग्लोबिन भी होता है बट वो नहीं देता है, क्यों ऐसा? तो दिस ऑल डिपेंड ऑन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन। तो फेट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन सीक्वेंस ऑफ फेट। ये एकदम देखो, इसमें एक स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5, 6, 7 स्टार। फेट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब उसका क्या होना है? डिपेंड अपॉन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। फेट ऑफ सेकेंड प्राइमरी स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इसका क्या होगा? इससे अल्फा हेलिक्स बनेगा, बीटा एसिड बनेगा, कोलाजन हेलिक्स बनेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। कई बार प्लीज लिसन, ये हमारे बुक में नहीं है लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली गिव राइज टर्शियरी स्ट्रक्चर, और मे बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली गिव राइज क्वाटरनरी। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये आपको ये तीनों पॉइंट आना चाहिए। कोई दिक्कत? एकदम ये तीनों पॉइंट आना चाहिए, 110% आपको आना चाहिए। तो a protein imagine as a line, the left end represented by N terminal and right end represented by all protein produced in primary structure. Fate of primary structure depend upon sequence of amino acid. आ जाओ, ये बताओ प्राइमरी देखो सुनो, तुम शुरुआत में ही पूछा था कि राइबोसोम का फंक्शन, आरईआर का फंक्शन, एसीआर का फंक्शन, गोल्जी एप्टस का फंक्शन। अब बताने का टाइम आ गया है। देखो, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इन यूकैरियोट्स आरईआर इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन बन गया, किस फॉर्म में बना? सारा प्रोटीन किस फॉर्म में बनेगा? अब प्राइमरी से सेकेंडरी बनना है, टर्शियरी बनना है या क्वाटरनरी बनना है, ये कहाँ होगा? कौन? एसीआर में, गोल्जी एपरेटस में, दोनों में। पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग पढ़ा होगा। फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस क्या पढ़ा होगा? पैकेजिंग एंड, पैकेजिंग का मतलब क्या हुआ एंड प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ? आपने आलू है, आलू पैदा हुआ, आलू को आपने क्या किया? फ्राई किया, पैकेज किया, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला, पैक कर दिया, चिप्स हो गया। पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग तो कहाँ हुआ? किचन प्लस फैक्ट्री। तो एसीआर जो है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नहीं, गोल्जी एपरेटस इज अ किचन, गोल्जी एपरेटस इज अ किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल। और सेल के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है ना, उसका उसमें वो चेंजेस लाता है, और चेंज लाने को क्या कहते हैं? पैकेजिंग एंड प्रोसेस। तो बताओ, प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वाटरनरी बनना कहाँ पे होता है? गोल्जी एपरेटस में। कहाँ होता है? तो देखो, मैंने आपसे पूछा प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, यूकैरियोट्स में आरईआर। लेकिन आरईआर के अंदर कौन सा प्रोटीन, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइम। सेकेंडरी टर्शियरी या क्वाटरनरी कहाँ पे है? गोल्जी। फिर एसीआर का काम क्या है? तो एसीआर के अंदर होता है लिपिड का सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस होता है? लिपिड। और डिटॉक्सिफिकेशन। अब क्या होता है? सेल बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन, किसी टॉक्सिक चीज को लेस टॉक्सिक बनाना। चलो, वो सेल बायोलॉजी में पढ़ाया जाए। तो इतनी बात समझ में आया? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा कहाँ होगा यूकैरियोटिक सेल में? आरईआर में। और ये सारे कहाँ होंगे? बोलो तो गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का भी कोई और नाम भी होता है क्या?
और आर्या। हम लोग यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। चलो ये बात भी आपको लिख लेना चाहिए। चलो हो गया ना, इधर का तो हो गया होगा, ये मत करना कि नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ है, हाँ ये मत करना कि नहीं हुआ है, हम मार के मुंह तोड़ देंगे। अब एक और बदमाशी आपके एनसीईआरटी में, बदमाशी नंबर 2 आ गया। पॉइंट नंबर 4 लिखना, प्रोटीन ट्रेड कुछ समझ में आया नहीं? अभी समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। ये हो गया ना, बाक बकलोल सब जल्दी कर रहे। हम हो गया ये बात, तुम लोग कितना टाइम लगा, तुम मूड खराब कर देते हो यार, जल्दी करो। हम्म। हाँ हाँ, फोर्थ पॉइंट लिखो, अभी मैं समझाता हूँ उसको। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट एज ए थ्रू आउट एज ए एक्सटेंडेड रिजिड ऑर्डर, द थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। रिवॉल्विंग स्टेयरकेस समझते हो? अरे लोहा वाला सीढ़ी देखा है, ऐसे ऐसे देखा है, ऐसे ऐसे लोहा वाला सीढ़ी होता है, कम जगह पे, पहला मंजिल से दूसरा मंजिल में, दुकान उकान में रहता है, या जिनके घर में कम जगह है ना, तो घर के अंदर अंदर ही लगा लिया ऐसे 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 यहाँ नहीं नहीं, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। देखो सीढ़ी बनाता हूँ, ए, अरे इधर आ, इधर आ, ये चलो छोड़ो इसको, छोड़ो रहने दो, मैं कहता हूँ देखो, ये है सीढ़ी, रिवॉल्विंग है, समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये इस एक्सिस पे रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, इस पर से चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुंच जाओगे ना, यहाँ पे चढ़ो, चढ़ते चढ़ते वहां तक ऊपर पहुंच जाओ, ये क्या है? रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। यहाँ पे पैर रखोगे, रखो लिलीपुतियन हो, और यहाँ से पैर रखते रखते यहाँ पहुंच गए, दिस इज द रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। रिवॉल्विंग, अब ये एक प्रोटीन है, अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब ये बन गया रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, एंड दिस रिवॉल्विंग स्टेयरकेस इज अल्फा हेलिक्स, उसी की बात किया है। और ये राइट हैंडेड हेलिक्स है या लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंडेड, तो उसी की बात किया है, समझ में आया? अब लैंग्वेज इसमें ऐसा खतरनाक लिखा है, बेटा दे दो, लैंग्वेज इसमें ऐसा खतरनाक लिखा है कि आपका दिमाग का दही बन जाए, समझ गए बात को? तो वही लिखा है, सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयर, डीएनए भी ऐसा ही होता है, डीएनए भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा प्रोटीन होता है। रिवॉल्विंग स्टेयरकेस पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर में, थोड़ा सा डीएनए का भी स्ट्रक्चर इसी चैप्टर में। वो अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज ए एक्सटेंडेड रिजिड ऑल, द थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर टू। अब देखो इसके आगे तो महाबदमाशी, बदमाशी नहीं महाबदमाशी, क्या कह रहा है? देखो एक प्रोटीन है ये लीनियर, ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, और ठीक है, नजर नहीं लगेगा इस पे, ठीक है लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आपके बुक में, ठीक है, ये वही है, फालतू का बदमाश, अन्य सारी फालतू का बीसी किया है, क्या लिख रहा है? ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर
अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स एंड रिमेन इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर और ये हो गया हेलिक्स। समझ में आया? फिर ये हो गया, तो ये पूरा प्रोटीन है और इसमें से कुछ पोर्शन हेलिक्स के फॉर्म में है और बाकी का क्या है, थ्रेड लाइक। कोई दिक्कत? तो लिख लो पॉइंट नंबर 5 इसको, ओनली सम पोर्शन ऑफ द अननेसेसरी। क्या है इसे कहना क्या चाह रहा है हमको आज तक ये नहीं समझ में है कि नहीं आता रील में कि कहना क्या चाहते हो। आता है ना रील में देखते हो कि बूढ़ा सा आदमी होता है बोलता है कहना क्या चाहते हो, देखा है वाला रील? हाँ, तो मुझे ये कहना क्या चाहता है, क्यों ऐसा लिखा है, किस लिए लिखा है, डोंट नो। ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। पॉइंट नंबर 5 लिखो और ये डायग्राम बना लेना पॉइंट नंबर 5 के नीचे। पॉइंट नंबर 5 लिखो इसको, ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। और ये तो राइट हैंडेड हेलिक्स तो पहले ही आपको कई बार याद हो गया होगा आपको। देखो इसके आगे तो भैया मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये क्या कहना क्या वाकई में चाह रहा है। इसके आगे क्या लिख रहा है, सच बता रहा हूँ मुझे आज तक नहीं समझ में आया कहना क्या चाह रहा है। बस मैं बता दे रहा हूँ, इन प्रोटीन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो वैसे ही जैसे अभी तुम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो कितना कितना एनसीईआरटी में बदमाशी किया, यू कांट इमेजिन। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इन अदर फॉर्म कह रहा है। इसमें से ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला रीजन एनसीईआरटी के बुक में कह रहा है, कौन सा रीजन, ये वाला, ये एनसीईआरटी के बुक में कह रहा है अदर फॉर्म। अरे नालायक को, कौन से फॉर्म, अदर फॉर्म। मतलब कि ये ऐसे हो गया और इस पे दूसरा आके घुस गया और क्या बन गया, ये भी अल्फा हेलिक्स ही है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी अल्फा हेलिक्स ही, या इसके साथ एक और आके चिपक गया, इसके साथ एक और आके चिपक गया और क्या बन गया, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड शीट। या इसके साथ क्या आ गया ऐसे, और एक और पॉलीपेप्टाइड चेन इधर से आगे घुस गया, एक और पॉलीपेप्टाइड चेन इधर से आगे गया, तो दूसरे टर्शियरी दूसरे सेकेंड कोलाजन है। क्या है लिखा है हमको ये नहीं समझ में आ रहा, तो कहना क्या चाह रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लिख दिया तो हमें बताना पड़ता है। तो अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म, अदर फॉर्म कौन सा, तो प्लीटेड शीट या कॉलर, कॉल्ड एज सेकेंड, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो ये बात आप पॉइंट नंबर 6 में लिख लो और यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में करके, इसको पॉइंट नंबर 6 में लिखो, अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इन अदर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये मत लिखना, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो, अदर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नहीं तो दिमाग का दही बन जाएगा। अदर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो थोड़ा आसानी आपको समझने में रहेगा। अभी तो आगे और भी कुछ है, ये फालतू का काबिलियत झा रहा है। फालतू का काबिलियत झा रहा है। देखो ये एक बहुत लंबा सा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बहुत लंबा सा प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें ये है एन टर्मिनल, ये है सी टर्मिनल। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या किया, तो ये इधर से ऐसे 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 गोल गाल बन गया, गाल बन गया, इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी। क्या कहेंगे, तो वही तो कह रहा है। इन एडिशन क्या लिख रहा है, इन एडिशन द, इसके अलावा मतलब दूसरे फॉर्म भी पाए जाते हैं, द लॉन्ग प्रोटीन चेन ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वूलन बॉल गिविंग राइज टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। हॉलो वूलन बॉल गिविंग राइज and it is which image,
3D व्यू ऑफ अ प्रोटीन। अब लिखो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ का प्रोटीन का मतलब समझ में आया? हॉलो उलेन बॉल बताया था ना, लिखवाया था कि नहीं? हाँ तो अब इसमें बहुत सारे डिप्रेशन हैं, जैसे ये डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को क्या कहेंगे? एक्टिव साइट, और इसी के जरिए ये काम करता है। वही बात लिख रहा है, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली फॉर मेनी बायोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि इंजाइमेटिक फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन, इन सब के लिए। तो ब्रैकेट में लिख लो, लिखो ये पॉइंट नंबर 7 लिख लो, पॉइंट नंबर इंजाइमेटिक फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन, 7 या 8 जो भी है, इंजाइमेटिक फंक्शन ऑब्लिक हार्मोनल फंक्शन एक्सेट्रा। मैं बता रहा हूं, लिखो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, और ब्रैकेट में लिखना इंजाइमेटिक फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन एक्सेट्रा। जब तक देखो हार्मोन या इंजाइम एक्टिव किस कौन से स्ट्रक्चर में होता है, हार्मोन और इंजाइम टर्शियरी स्ट्रक्चर, और उसी से हमारा काम बहुत सारा होता है, बॉडी का बहुत सारा काम किसके जरिए होता है, हार्मोन और इंजाइम के, इसीलिए लिखा है। और हार्मोन और इंजाइम किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, क्वाटरनरी में, तो टर्शियरी। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, लिख लिया तो लिखिए। आप चाहें तो इस डायग्राम को बना सकते हैं, लेकिन जनरली टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड या एक से ज्यादा, एक, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एक से ज्यादा भी, जैसे कि आपने सुना है रूबिस्को, रूबिस्को में मैं बताऊं 24 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है, एक दो नहीं 24, और 24 के 24 आपस में मिलके एक हॉलो उलेन बॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर एक से ज्यादा है तो उसको मल्टीमेरिक कहेंगे या मोनोमेरिक, मल्टी में। और एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसको, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर मोनोमेरिक भी हो सकता है और तो ये बात इसके, ये मेरी तरफ से लिखो, लिखो टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी मोनोमेरिक प्रोटीन और मल्टीमेरिक, लिखो टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी मोनोमेरिक प्रोटीन, मोनोमेरिक प्रोटीन और मल्टीमेरिक प्रोटीन। ये लाइन भूलना मत, ये नीट का क्वेश्चन है, समझ लो, फ्यूचर का। इस साल आए, 2 साल बाद आए, 1 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, आएगा जरूर, ये जान लो। मैं ऐसी बातें बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मेरे मुंह से निकलता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज में भी मोनोमेरिक प्रोटीन और मल्टीमेरिक, लिख लेना ये। बे गधो, कितना टाइम लगाओगे बे, सिलेबस कैसे कंप्लीट हो। तो हम टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और ब्रैकेट में लिखना एंजाइमेटिक फंक्शन एंड हार्मोनल ऑब्लिक हार्मोनल एक्सेट्रा। अब बताओ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टर्शियरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक जगह असेंबल हो गया तो कौन सा प्रोटीन बन गया, क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑलवेज मल्टीमेरिक, लिखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑलवेज मल्टीमेरिक, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर ऑलवेज मल्टीमेरिक, ऑलवेज मल्टीमेरिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, मल्टीमेरिक प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर ऑलवेज मल्टीमेरिक प्रोटीन, हैव मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और 1 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। आपके बुक में क्या लिखता है, असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड को सब यूनिट्स लिख दिया। तो जैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा ग्लोबिन 2 बीटा ग्लोबिन, तो 2 अल्फा 2 सब यूनिट, 2 बीटा 2 सब, तो 4 सब यूनिट है। तो हीमोग्लोबिन में कितना यूनिट है, 4। The manner in which these individual folded polyp or subunit are arranged with respect to each other, ये कहो ये क्या है, ये क्या है? तो अभी मैं बताता हूँ, वापस बताता हूँ।
हो गया, ये लिख लिया। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर ऑलवेज प्रोटीन आर ऑलवेज मल्टीमेरिक प्रोटीन हैविंग, लिख लो, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड ऑब्लिग सब यूनिट। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ। सब यूनिट पॉलीपेप्टाइड को, जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड को हम क्या कहेंगे, सब यूनिट्स। क्या कहेंगे, तो हीमोग्लोबिन में कितने सब यूनिट्स है टोटल, 4, 2 अल्फा ग्लोबिन के, 2 बीटा। अब आ जाओ वापस यहाँ पे, देखो इसको समझाना आसान नहीं है, तुम लोग जाके वीडियो लेक्चर देख लेना और फिर मैं पढ़ाया हूँ इसको भी देख लेना, दोनों का यूट्यूब पे जितना वीडियो लेक्चर, भल्ला भल्ला दही भल्ला सब में देख लेना, आप सबको समझ में आ जाएगा। मैं लिख के ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आप देख लेना जाके सब जगह और फिर मेरा लेक्चर देख लेना। एनसीईआरटी का कहाँ कितना बात क्लियर हो रहा है आपको अंदाजा हो जाएगा। दिस इज अ टॉपिक नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या कहा, ये है अल्फा ग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन, ये भी है अल्फा ग्लोबिन, और ये है बीटा ग्लोबिन, ये भी है बीटा ग्लोबिन। अब देखो प्लीज लिसन, एक और, ये भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये भी कौन सा स्ट्रक्चर है इसके बारे में नहीं बताया है, इट इज फॉर इंसुलिन, इट इज फॉर इंसुलिन, और इन दोनों के बीच में होता है कुछ कुछ, मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्लास 12 में बताऊं। ये भी क्वाटरनरी है, ये भी क्वाटरनरी। अब एनसीईआरटी का बुक खोलो, the manner in which these individual folded polypeptide or subunit are arranged with respect to each other is a linear string of a sphere arranged one upon each other in the form of a cube or plate। अब सुनो, अब ये क्या मतलब है इसका, ये किसके बारे में कर रहा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। क्या कर रहा है, द मैनर इन विच इंडिविजुअल सब यूनिट्स इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर arranged with respect to each other is the architecture of protein otherwise called the, पहले ये लाइन पूरा लिखो, जिसके अंदर अंदर लाइन क्या है फिर मैं समझाऊंगा, जिसके अंदर लाइन क्या है उतना ही लिखना है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए, आप लिखो जिसको अंदर लाइन क्या है उसी को लिखो। ये है हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक क्यूब है, क्यूब में सब साइड इक्वल होता है या अनइक्वल होता है, इक्वल होता है। तो इस क्यूब के सिर्फ 4 कॉर्नर को देखो, और 4 कॉर्नर पे दो कॉर्नर पे क्या है, बीटा ग्लोबिन, और 2 कॉर्नर पे क्या है, अल्फा ग्लोबिन, 2 कॉर्नर पे क्या है, अल्फा। और अब देखो क्यूब है, ये एक क्यूब है, तो इसमें एक तरफ इधर स्फीयर है, एक तरफ इधर स्फीयर है, एक इधर, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है कि नहीं, तो यही कह रहा है स्फीयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, समझ में, इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। तो एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी वर्ड मस्ट बी क्लियर।
इन द फॉर्म ऑफ क्यू। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो ये स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर ये मेरे लिए क्लास 12th में ड्यू रहेगा। जब मैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। जब मैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। चाहे तुम लोग नीचे से छत पे कूद जाओ, ठीक है ना, ये नहीं बताऊंगा। समझ गए बात को? नीचे से छत पे कूदे हो, हाँ चलो, हाँ कूद जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 4 पॉली, 2 अल्फा ग्लोबिन, 2 of these are identical to each other, hence the 2 subunit of a type and 2 subunit of B type। ए टाइप नहीं, यहाँ पे अल्फा टाइप होना चाहिए, आपके बुक में अल्फा ही लिखा होगा, एंड बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। देखो बच्चों के, हम लोग अम्मा के पेट में रहते हैं तो ऐसा ही हीमोग्लोबिन नहीं होता है। देख लो, सुन लो, एडल्ट हीमोग्लोबिन वर्ड इस्तेमाल किया, इसीलिए ये बात बता रहा हूँ। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ब्रॉडली 2 ग्रुप तरह का होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड फीटल हीमोग्लोबिन। हम लोग अम्मा के पेट में रहते तो हमारा हीमोग्लोबिन अलग होता है, उसमें होता है 2 अल्फा एंड 2 गामा ग्लोबिन। 2 अल्फा ग्लोबिन लिख लो, गामा, ज्यादा अंदर में इसके नहीं जाएंगे, बस इतना। और एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा ग्लोबिन और 2 बीटा ग्लोबिन। ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार किसको होगा? फीटल को। रे एक लड़का है या एक लड़की है अपने अम्मा के, ये गुलाबी अम्मा है, कौन सी अम्मा? गुलाबी अम्मा। अब ये प्रेग्नेंट है, अब मोहित सर क्यों है बे? अम्मा है तो अब्दुल मासूम, अम्मा है तो मोहित सर क्यों मारेंगे? मार के मुंह तोड़ देंगे, बजाओगे, बंद करो, फालतू का काम नहीं करो, ठीक है ना। मार के मुंह तोड़ देंगे, मैं बता दे रहा हूँ, आके वहीं पे हम तुमको वैसे ही बजा देंगे, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ देखो ये बच्चा है, अब इसमें ये एक देसी बच्चा है या देसी बच्ची है। अब इसका, ये इसका जो भी है, ये अम्लाइकल कॉर्ड है और यहाँ पे प्लासेंटा है। अब इसके माँ का ब्लड यहाँ पे है, माँ का खून, और इस बच्चे में का खून ये है। मान लो बच्चे का खून ये है, यहाँ बच्चे का खून है, बच्चे के खून को व्हाइट कलर का दिखाते हैं। तो बच्चे के खून में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, दे हैव ए मच स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन और लव फॉर ऑक्सीजन कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। इसीलिए यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ पे डिलोड हो जाता है। 2 लोग हो, मैं हूँ यहाँ पे दूसरा है, और मेरी डिजायर बीच में कोई सामान है, उस सामान के लिए कम है और दूसरे की ज्यादा है, तो किसकी तरफ जाएगा? जिसका ज्यादा डिजायर। तो फीटल हीमोग्लोबिन है मच डिजायर फॉर O2 इन कंपेयर टू एडल्ट। तो ये बात अभी लिख लो, ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज में समझेंगे। फीटल हीमोग्लोबिन सो मच एफिनिटी फॉर O2। एफिनिटी का मतलब O2 से ज्यादा ही आसानी से मचता है, फॉर O2 इन कंपेयर टू एडल्ट। ये याद रखना, इन कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और चलो इसके आगे का इंजाइम है। अब हम लोगों ने देखो अमाइनो एसिड पढ़ा, प्रोटीन जितना जरूरत है उतना ही पढ़ा, उससे ज़्यादा एक वर्ड नहीं पढ़ा, लेकिन इससे कम आपकी ज़रूरत नहीं है, इतनी आपकी ज़रूरत है। अब एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ, अमाइनो एसिड से लेके प्रोटीन तक सब लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, लेकिन बोलना तब जब मैं पूछूं, लेकिन ध्यान से सुनना। ये बताओ अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब अमाइनो एसिड कई तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ कार्बन बाय विच अमाइनो ग्रुप इज अटैच। अगर अल्फा कार्बन से अटैच है अमाइनो ग्रुप तो अल्फा, बीटा से अटैच है तो बीटा, गामा से अटैच है तो, याद है ना। प्रोटीन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड? अल्फा। और प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होता है उसको डी से ज्यादातर डोनेट करते हैं या एल से?
एल से। आप रट लेना सारे अमाइनो एसिड में जो सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, सिवाय एक को छोड़ के। देखो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, अभी मोटा मोटी समझो। अगर कोई एक एटम है और उसे 4 अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर अटैच है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक एटम है और इससे इधर में कुछ अलग अटैच है, इधर में कुछ अलग अटैच है और इधर में कुछ अलग अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली। लेकिन अगर इसमें एक भी दो एक जैसा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। काइरल कंपाउंड कहलाता है, और काइरल कंपाउंड कहलाता है केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ये कंपाउंड जब अलग अलग होगा तो काइरल, और सेम रहेगा तो अकाइरल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड है उसमें 4 चीजें हैं। एक तरफ है NH2, एक तरफ है COH, एक तरफ है R, एक तरफ है H। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफर करता है किस पे, R पे या समथिंग एल्स, R। अलग अलग अमाइनो एसिड में R अलग अलग, ग्लाइसिन में R रिप्रेजेंट H एंड रेस्ट में अलग अलग चीज है। अब उसी R के बेसिस पे हम लोग अमाइनो एसिड को क्या कहते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, अगर उसमें COH है तो एसिडिक, और NH2 है तो बेसिक, या सल्फर है तो सल्फर कंटेनिंग, अल्कोहल है तो अल्कोहलिक, या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड, और अगर बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक। दिक्कत। अब टोटल प्रोटीन के अंदर 20 अमाइनो एसिड है, उन 20 अमाइनो एसिड में से 10 हमारे लीवर में बनता है, तो उनको कौन सा अमाइनो एसिड कहते हैं। और जो खाने में लेना जरूरी है, जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, इसेंशियल। अब आप में से कौन अल्लाह का बंदा है जो खड़ा होकर एक सांस में 10 के 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड गिना देगा, उसको 50 रुपये इनाम, बिना देखे। हाँ चलो खरीद जाओ, खरीद जाओ, खरीद जाओ, 10 के 10 आ जाओ, यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो, आके लिखो 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड लिखो। मेरे से 50 रुपया पाने का मतलब होता है सिलेक्शन, और तुम सिलेक्शन नहीं हुए ना तो 5 लाख रुपया लूंगा हर 50 का। हाँ, आज तक जो बच्चा भी हमसे पैसा पाया है वो सेलेक्ट हुआ है, और उसी साल हुआ है मोस्टली सिलेक्शन। लिखो, इसे लिखो, इसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम लिखो, जो लिखो, जैसे लिखना है जैसे वैसे लिखो, उल्टा सीधा कुछ भी लिखो, लेकिन सारे इसेंशियल होनी चाहिए। बोलो मत, इसको लिखने दो। लूसी से याद रखा ये, लूसी को या इसके जिंदगी में रहा होगा। हाँ, वेरी गुड। इट्स सो कि ही इज लर्निंग वेरी ईगरली विथ वेरी मच क्यूरियोसिटी। जैसे लिखो, हाँ वैसे लिखो, कैसे भी लिखो, बस अरे होने चाहिए। एक बच गया बस। सही है या कुछ इसमें गड़बड़ भी है, सही है या कुछ गड़बड़ भी है, देख के बताओ तुम लोग। सिस्टीन होगा या मेथियोनिन होगा। इसेंशियल कौन सा होता है, सिस्टीन या मेथियोनिन। एक ही सल्फर कॉन्टेनिंग होता है, तो तुम्हारा 50 रुपया, लेकिन फिर भी यू दीज आर 45 रुपीज़, तुम हमसे लेके ले 45 रुपीज़। एक ही गलत किया है, 5 रुपये पर अमाइनो एसिड था, ठीक है ना, 5 रुपये पर अमाइनो एसिड था। ये अब राज की बात बनेगी, सबको था सर लाइलेसिन को सबको 5-5 रुपये देके मैं तो गरीब हो जाता है। इसने सिर्फ ये गलत लिखा, आई थिंक ये है 16, बाकी सब सही लिखा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। आसान नहीं होता है, इट इज वेरी गुड जॉब। यहाँ पे क्या है, देखो बार बार ताली मत बजाओ, नहीं तो मैं उसी प्रोफेसर में भेज दूंगा, टेबल बजाने वाले में, ढोल बजाने के लिए जाके शादी में ढोल बजाना, तबला बजाना, ऐसे ऐसे। हाँ ठीक है ना, तो एक अननेसरी काम मत किया करो। तो आपको ये इसेंशियल अमाइनो एसिड, देखो आप सब ये काम कर सकते हो, आप सब ये काम कर सकते हो, आप सब याद कर सकते हो। द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कितना ईगरली क्लास में सुनते हो और कितना ईगरली उसको लिखते हो, और उसके बाद घर पे जाके कितना ईगरली उसको पढ़ते हो। ये कोई इम्पॉसिबल जॉब नहीं है। ही इज नॉट डूइंग, और ही इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही इज जस्ट लाइक यू, बट ही इज स्टडिंग वेरी मच। ठीक नहीं, तो सूख गया पढ़ते पढ़ते, नहीं फैक्ट बात है, ये फैक्ट बात है। बदन में उसकी ताकत नहीं है, तो हर वक्त अपने पढ़ाई पे। मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, उनकी बेटी एकदम ऐसी है, सूखी सी,
मैंने बताया भी था ना तुम लोग क्लास में, उसके पास फ़ोन तक भी नहीं है, ठीक है। दोनों हस्बैंड में बड़ा सा हॉस्पिटल है, और बेटी ने फ़ोन तक नहीं लिया है। बाप देता भी है तो भी नहीं लेती है, कहते कि ना मुझे नहीं चाहिए, डिस्टर्ब होंगे। और उससे कुछ भी पूछो, जहाँ तक पढ़ चुकी है, एवरी आंसर ही सी हैड। तो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हर डिवोशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता नहीं है। ये सब देखो, 1 करोड़ में, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ में एक बच्चा होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बाकी सब अपने हार्ड वर्क के बेसिस पे आगे या पीछे जाता है। जो जितना हार्ड वर्क करेगा वो उतना आगे जाएगा। बाकी सब डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन, डेडिकेशन, 4D ब्रिक्स के प्रोस्पेक्टस पे लिखा रहता है, आई हैव गिवन डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, डिसीजन। जब आप कोई चीज के बारे में डिसाइड कर लो तो फुल्ली डिटरमाइंड हो जाओ विथ फुल डिवोशन एंड डेडिकेशन। कैसे नहीं सक्सेस मिलेगा? जरूर मिलेगा, बट इट टेक्स हार्ड वर्क। समझ रहे बात? चल नेक्स्ट। अब ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ता है तो बनता है कौन सा बॉन्ड? उस पेप्टाइड बॉन्ड का यूनिट क्या है? CONH। उस पेप्टाइड बॉन्ड का यूनिट क्या है? और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन। और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? और लिविंग बीइंग में जो भी रिएक्शन होता है सब कौन सा रिएक्शन? नॉट एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड जुड़ता है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली हमारे पास डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड एंड अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड बनता है। और पॉलीपेप्टाइड में जब 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड रहता है तो क्या बनता है? प्रोटीन। लेकिन सम टाइम लेस देन 100 अमाइनो एसिड वाले भी प्रोटीन बनते हैं। क्यों? तो ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तब बताएंगे, अभी नहीं, क्लास 12। ठीक है। जैसे कि इंसुलिन में सिर्फ 51 अमाइनो एसिड है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसमें सिर्फ 51 है, लेकिन उसको हम कहते हैं नॉट पॉलीपेप्टाइड, बट दे आर कॉल्ड एज प्रोटीनिशियस हार्मोन। क्यों? वो हम आगे बताएंगे। चलो नेक्स्ट। प्रोटीन जो है 2 तरह का होता है, सिंपल जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड हो, कॉम्प्लेक्स जिसमें अमाइनो एसिड के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड या कुछ और हो, तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। उसके बाद प्रोटीन थ्रेड के फॉर्म में है, फाइब्रस, स्फेरिकल है, ग्लोबुलर। तो थ्रेड वाला में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? सेकेंडरी या टर्शियरी? और ग्लोबुलर में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? टर्शियरी। कोई दिक्कत? लेकिन नॉट ऑलवेज, देयर आर एक्सेप्शंस। वो सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, जाओगे फर्स्ट ईयर में, मेडिकल में, तब पढ़ोगे। अब आ जाओ, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग 4 लेवल पे स्टडी करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी। कोई दिक्कत? प्राइमरी सारे प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर में पैदा होते हैं? और डिपेंड अपॉन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस दे मे कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर ऑलवेज मल्टीमेरिक, टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी मोनोमेरिक, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो में भी मोनोमेरिक। और लिख लो ये बात, अभी ध्यान है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो में भी मोनोमेरिक, एक पॉलीपेप्टाइड चेन से, या मल्टीमेरिक। देखो सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों मोनोमेरिक और मल्टीमेरिक हो सकता है, लेकिन क्वाटरनरी ऑलवेज मल्टी। लिख लो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो में भी मोनोमेरिक और मल्टीमेरिक, मोनोमेरिक और मल्टीमेरिक। और प्रोटीन के फंक्शन हमने बहुत सारे लिखवाए थे टेबल 9.5 को कोरिलेट करके, याद है ना? टेबल 9.5 को कोरिलेट करके, याद है? लिखवाया था कि नहीं? और टेबल 9.1 में क्या है? लिविंग बीइंग, ह्यूमन और अर्थ क्रस्ट में कौन से एलिमेंट कितना परसेंटेज में, उसका कंपेरिजन। टेबल 9.2 में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सोप काम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और वाटर और XYZ जो भी, याद है? और उसका टेबल 9.3 और 9.4 अभी वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटाबोलाइट्स के बारे में, अभी टेबल 9.3 में। और 9.4 में क्या पढ़ेंगे मुझे ध्यान नहीं है, जो भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे। चलो हो गया यहाँ तक। अब आ जाओ हम लोग के, ये तो आप लोग क्या हो रहा है? हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? अरे यार ये क्या है? देखो, तो हम लोगों ने एंजाइम बाद में पढ़ेंगे, पहले आ जाओ। देखो NCERT में हम लोग NCERT के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं पढ़ा हमने,
हमने क्या क्या पढ़ा, देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है इसलिए मैं इतना इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ। ये हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, ये पूरा हम लोगों ने देख लिया, ये पूरा हम लोगों ने देख लिया, ये पूरा हम लोगों ने, ये अमाइनो एसिड की बात कर रहा है, यहाँ से किसकी शुरुआत हो रही है, अमाइनो एसिड की, ये पूरा हम लोगों ने ये सारा देख लिया। लिपिड का भी नहीं डिस्कशन करेंगे करेंगे उसके बाद ये है, इसका देखा हमने, इन तीनों का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये अभी बाद में पढ़ेंगे, ये भी हम लोग थोड़ा सा आइडिया लिए हैं, आगे पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने ये प्रोटीन पढ़ा, इसमें ये सारी बात हम लोगों ने देख लिया, ये प्रोटीन के फंक्शन की बात देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसको पढ़ा। तो आप अपने बुक में इस बात को नोटिस रखेंगे, अब अपने बुक के अंदर खोल के इन सब जो जो पढ़ा है उन सब को आप एक बार जैसे मैंने किया वैसे कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी वजह से बोल रहा हूँ, आपको आज जाके घर पे पढ़ना है, अपना बुक खोलिए, नई वाली एनसीईआरटी, आप सब, ये पुरानी एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी आप सबको खरीदना चाहिए। न्यू एनसीईआरटी आपके पास, किसके पास है न्यू? बेटा न्यू सब लोग खरीद लो, जिनके पास भी नहीं है न्यू खरीद लो, 200-250 का आता है, ये पुरानी एनसीईआरटी से है, नए वाले एनसीईआरटी को खरीदो, सब लोग नए वाले को खरीदो। देखो न्यू एनसीईआरटी में बायोमोलिकुल में बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया है, अब देखो इन्होंने डाला है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी कौन सा चैप्टर है रे बायोमोलिकुल, आई थिंक 7 है ना, 9, हाँ सॉरी 9। देखो न्यू एनसीईआरटी ये है, देखो इसमें हमने जो बताया ये सब न्यू में भी है, ये सब न्यू में भी है, जितना हमने बताया ना ये सब न्यू में भी है, ये सारी चीज़ें न्यू में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं है। तो ये प्रोटीन, पॉली प्रोटीन और स्ट्रक्चर आप अपने न्यू एनसीईआरटी को ही में करना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आपके बॉडी में एक सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये कार्बोहाइड्रेट, आपने बचपन से सुने हो। अब देखो इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, आप लोग लिख लो। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, इन दोनों के नीचे लिखो बायोमैक्रोमोलिक्यूल। क्या होता है, सब एक एक किसके बाल की खाल निकाल देंगे इंशाल्लाह। और इसको हम लोग कहते हैं लिखना बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, और इसको लिखना बायोमैक्रोमोलिक्यूल। क्या लिखना? बायोमैक्रोमोलिक्यूल, और इसके नीचे लिखना बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, और क्या होता है सब बात करेंगे, घबराओ मत। अब देखो तुम लोगों को इंटरेस्ट आएगा इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो बहुत ड्राई लगेगा इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लाइसरएल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन,
मैनी मोर, मैनी मोर मत लिखो, एक्सेट्रा कर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लाइसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सीटोन, एक्सेट्रा। ओलिगोसेकेराइड में लिखो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रीहेलोज, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में लिखो इसको जाके घर में 3 बार पढ़ना, याद मत करना। फिर आपको अगले क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको कुछ लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये मैं पहले बता रहा हूँ। इतना क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? हाँ, होमोपॉलीसेकेराइड में कौन कौन सा? स्टार्च, अब इनमें से कितने सारे वर्ड आपने सुन रखे हैं, लेकिन हर वर्ड का मतलब अब समझ में आएगा। इन्यूली, काइटिन, नहीं, काइटिन भी तो इसी में आएगा ना, काइटिन भी तो इसी में आएगा। काइटिन सुना है ना? हाँ हाँ, वो भी यही है। आपने ये जरूर सुना होगा, किसमें? मोंडा में पेप्टाइडो, हाँ यही है, ग्लाइका। मैंने क्या कहा, ये बहुत बेसिक चैप्टर है, पेप्टाइडो ग्लाइकान। कॉन्ड्रिटिन सल्फेट कहाँ सुनोगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। कॉन्ड्रिटिन सल्फेट, ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकान। तो घर जाके सिर्फ 3 बार रीडिंग मारना, सोचना कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम सिर्फ रीडिंग मार रहे हैं। क्योंकि इसको अगर रीडिंग मार के 3 बार आओगे ना तो अगले क्लास में हमारे लिए बहुत आसानी होगी, और आपको भी समझ लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी अब मैंने एक वर्ड भी नहीं समझाया है, लेकिन हमने पूरे कार्बोहाइड्रेट को कुछ एक जगह समराइज किया है। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में होता क्या है, कौन से केमिकल को, जैसे आपको अब आप दिमाग में प्रोटीन जब बोलेंगे तो प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? पॉलीपेप्टाइड हैविंग मोर देन 100 है, और पॉलीपेप्टाइड 10 से ज़्यादा 100 तक के अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और उससे पहले वाले को इंडिविजुअल वर्ड में देखा है, हेप्टा, हेक्सा ऐसे कहते हैं, नोना। और हो गए ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। और एक वर्ड बोल रहा हूँ, तुम लोगों को अभी समझ में आएगा, 1 मिनट रुको। अभी मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, एक सेंटेंस। ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन 2 हार्मोन है, 2 हार्मोन, एंड बोथ आर नोना पेप्टाइड। मतलब समझ में आ रहा है? ए पागल लड़की, 9 अमीनो एसिड है उनमें, 9 अमीनो एसिड से बना हुआ हार्मोन है। ये किशन कैबरनिक में है कि ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन आर नोना पेप्टाइड। तो उसमें कितना अमीनो एसिड है? 9 अमीनो एसिड। समझ गए? अब बोलो क्या है? ग्लाइको, GLYCO, ग्लाइको, SAMINO, ग्लाइको समाइनो ग्लाइकान। वो कॉन्ड्रिटिन सल्फेट है, दोनों में क्या? ग्लाइकोसेमाइनो, अरे ग्लाइकोजेन है होमो में, ये ग्लाइकोजेन है, ये जेन है, ये ग्लाइकोसेमाइनो ग्लाइकान है।
इन्यूलिन है रे। आई अब तुमको नहीं देंगे हम मेटालिसिस। INULIN इन्यूलिन है। इंसुलिन बकलोल इन्यूलिन है। डहलिया प्लांट्स में पाया जाता है। ट्यूबरस रूट ऑफ डहलिया, एस्पेगेरस प्लांट के ट्यूबरस रूट में, डहलिया प्लांट के ट्यूबरस रूट में पाया था। INULIN इन्यूलिन। और ये है ग्लाइकोसेमाइनो ग्लाइकन इंसुलिन। मैं कह रहा हूँ क्या पूछ रहा है बकलोल। चल जाओ नेक्स्ट क्लास। ग्लाइकोसेमाइन